बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ पर प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 100 दिन हुआ चाहते हैं। इन 100 दिनों के इख्तिताम पर जब 100 दिन मुकम्मल हुए तो एक अहम फैसला किया गया था हुकूमत की जानिब से, यानी करतारपुर राहदारी को खोलने का। सिखों की जानिब से इस हवाले से ज़बरदस्त पैगाम आया, उसमें खुशी की लहर थी और पाकिस्तान की जानिब से एक बहुत बड़े जेस्चर का मुजाहरा किया गया, जिसे दुनिया भर में पाकिस्तान के इस इक़दाम को सराहा गया। लेकिन इसके साथ साथ हुकूमत के लिए ये 100 दिन इसलिए भी अहम थे कि ये जो टारगेट था ये किसी और ने नहीं बल्कि हुकूमत ने खुद, वजीर आजम इमरान खान साहब ने खुद अपने लिए मुख्तस कर रखा था। ऑपोजिशन यकीनी तौर पर इन 100 दिनों के हवाले से सवाल उठा रही है, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ जो इस्लामाबाद में तकरीब हुई थी 100 दिनों के हवाले से, परफॉर्मेंस के हवाले से, उसमें हुकूमत इंतहाई मुतमईन नज़र आ रही थी। लेकिन आज हम उस पर बात करने से पहले, अब से कुछ देर पहले जो वज़ीर आज़म इमरान खान की भारतीय सहाफ़ियों के साथ मुलाकात हुई है और गुफ्तगू हुई है, उसका अहवाल भी आपको बताते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज भारत के साथ ताल्लुकात के हवाले से एक बार फिर अपने विजन पर जोर दिया और भारतीय सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू में वो मुसलसल ये कहते रहे कि पाकिस्तान का विजन भारत के साथ ताल्लुकात के हवाले से इंतहाई मस्बत है, लेकिन इस पर भारत का जवाब इंतहाई मनफी है। भारत को अपना मनफी रवैया तब्दील करना होगा। बार बार भारतीय सहाफ़ियों की जानिब से दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तानी सरजमीन का जिक्र किया गया और खुसूसन हाफिज सईद का जिक्र किया गया, जिस पर वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि अदालतों के हवाले से उनके खिलाफ जो फैसले आ रहे हैं उन पर पाकिस्तानी कानून का यकीनी तौर पर हुकूमत भी एहतराम करेगी और जो फैसले आ रहे हैं उनका एहतराम किया जा रहा है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि पहले ही उनकी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से या तंजीम के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान और कानून की बुनियाद पर फैसले कर चुकी है। लेकिन इसमें अहम मामला यह था कि बार बार भारतीय सहाफ़ियों की जानिब से हाफिज सईद का सवाल उठाया गया, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ज़रा दिफाई अंदाज में रहे और बार बार भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात का जिक्र वो करते रहे। बेहतर होता कि कुलभूषण यादव का जिक्र भी वो इस मुलाकात में कर देते तो उल्टा भारतीय सहाफ़ियों को भी वो दिफाई पोजीशन पर मजबूर कर देते, लेकिन उन्होंने कुलभूषण यादव के हवाले से कोई जिक्र नहीं किया। याद रहे कि कुलभूषण यादव भारत का वो सर्विंग जासूस था जिसे अब से कुछ अरसा पहले पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने एक भरपूर और कामयाब ऑपरेशन करके बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया था और यह पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है जिसका हर हवाले से, हर फोरम पे, हर इंटरनेशनल फोरम पे जिक्र होना चाहिए। अब हम बात करेंगे इस हवाले से। आज मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शाहिद खाकान अब्बासी ने भी तनकीद की और अब से कुछ देर पहले पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। लेकिन हुकूमत कहती है कि हमने सिफारती सतह पर भी कामयाबियां हासिल की हैं, सियासी सतह पर भी कामयाबियां हासिल की हैं। क्या उसकी कामयाबियां हैं, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रही हैं आज तहरीक इंसाफ की रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली मोहतरमा कमल शोजब। बहुत बहुत शुक्रिया कमल साहिबा। थैंक यू। आपने सुना बिलावल भुट्टो ने भी कहा कि जी अनोखा लाडला है। उन्होंने तो वज़ीर आज़म साहब को अनोखा लाडला कहा है। उन्होंने कहा कि हमारा लाडलों के साथ पाला रहा है और ये अनोखा लाडला है। जबकि मुस्लिम लीग नून कहती है कि 100 रोज़ के अंदर 100 झूठ बोले गए हैं। क्या आपका डिफेंस है? थैंक यू वेरी मच जावेद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे वैसे बिलावल पे तरस आ रहा है। एक तो बेचारा बच्चा है और उसको अनोखा लाडला, चले ठीक है, हम मानते हैं अनोखे भी हैं और लाडले भी हैं। अवाम के लाडले और अनोखे इसलिए हैं कि जो दुनिया में उन्होंने काम सोचे हैं आज तक वो करके दिखाए हैं। और इस तरह का बैकग्राउंड मेरे ख्याल में किसी लीडर का पाकिस्तान में इतना डाइवर्स बैकग्राउंड आज तक नहीं रहा कि वो फिलैंथ्रेपी का भी काम जानते हों, उन्होंने ग्राउंड पे जाके एक स्पोर्ट्समैन भी रहे हों और पूरी दुनिया में पाकिस्तान को इस इक़्तिदार में आने से पहले इज़्ज़त का सिंबल हो, जिनको दुनिया इज़्ज़त से देखती हो। आपने देखा कि मलेशिया में उनकी जो महातीर मोहम्मद साहब की वाइफ हैं, फर्स्ट लेडी, किस तरह उनकी फ़ैन फॉलोइंग है, पूरी दुनिया उनकी इज़्ज़त करती है और उनसे मोहब्बत करती है। तो वाकई वो हमारे अनोखे भी हैं और लाडले भी बहुत हैं, क्योंकि आवाम की मोहब्बत से जो ऊपर आए वो लाडला ही होता है। और बिलावल का कसूर नहीं, क्योंकि ना उसने ज़िंदगी में कभी कोई काम किया है, ना कभी मेहनत की है, ना कभी वो आवाम के ज़ोर से या उनको पता है कि आवाम से कनेक्ट कैसे करना है, ना उनको इस रीजन की, इस इलाके की, इस मुल्क की रियलिटीज़ का पता है। बेचारों को लिखी लिखाई तकरीर मिल जाती है तो इसी तरह की उन्होंने बातें करनी है। अच्छा, तनकीद जो वो कर रहे हैं
और ऑब्वियसली 100 डेज़ को लेकर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई। तो मैं ज़रा जो हमारे चेयरमैन सिलेक्ट हैं पीपल्स पार्टी के, जिनको विरासत में चेयरमैनशिप मिली। अच्छा, चेयरमैन सिलेक्ट चेयरमैन सिलेक्ट ही है ना जी, वो कौन सा चेयरमैन इलेक्ट हैं। अगर आप उसमें देखते क्यू में, तो बड़े बड़े सीजन्ड पॉलिटिशियन बैठे हुए थे पार्टी के। उन सब ने एक गोद में लिए हुए बच्चे को पहले उसके बड़े होने का इंतज़ार किया और अब वो चेयरमैन सिलेक्ट बन गए हैं। तो जिस जगह पे वो खड़े हुए हैं, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के मज़ार के बिल्कुल सामने, जहाँ यौम तासीस ये मना रहे हैं, मैं इनसे पूछूंगी कि पिछले जो 10 साल गुजारे इन्होंने, जो तकरीबन 3750 दिन बनते हैं, में था ये 3750 दिन बनते हैं पीपल्स पार्टी के। अच्छा, मैं आई थॉट कि वो गड़ी खुदाबख्श में 3750 दिन वो हैं और 100 दिन 3650 दिन है इनफैक्ट, और 100 इसके डाल लें, क्योंकि वो शायद भूल जाते हैं कि सिर्फ फेडरल में वो अपोजिशन में है, लेकिन जिस सूबे में वो खड़े होकर तकरीरें फरमा रहे हैं वहाँ वो 11वां साल उनका शुरू हो गया और वो हुकूमत में है। तो उनसे पूछा जाए कि जो आप गिले वहाँ से खड़े होकर कर रहे हैं, उसका ज़रा जवाब वहाँ की आवाम को तो दीजिए। आप क्या रिस्पॉन्ड करती हैं कि एक तो कौमी असम्बली के अंदर कानून साजी नहीं हो पाई, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी चेयरमैनशिप अभी तक फैसला नहीं हो पाया, वीआईपी कल्चर भी हमें कहीं कहीं नज़र आता है, जो 50 लाख घरों का वादा है उस पर क्या डेवलपमेंट हुई है? आप हमें बताइए कि क्या कामयाबियां हैं आपकी, बड़ी बड़ी जो कामयाबियां अगर चले 50 लाख घरों को आप साइड पे 1 मिनट रखिए, एक मैंने और आपने घर अपना अपना बनाना हो, आप मुझे बताएं कौन से वो मजदूर होंगे और कौन सी वो पॉलिसी होगी और कौन सा वो नक्शा हम बनाएंगे दोनों मिलके, अगर हम एक घर बना रहे हैं कि 100 दिन में हम एक घर बना सकें। एक घर बना सकते हैं हम 100 दिन में? नहीं हो सकता। देखिए, एक हुकूमत आई है, उसने एक विजन दिया है, लोगों की बेहतरी का सोचा और उस तबके के बारे में सोचा है जिससे ना लोग कनेक्ट करते हैं। और यही हमारी जो एलीट क्लास है, जो चेयरमैन सेलेक्ट्स ले आते हैं सामने, विरासती कहते डेमोक्रेसी है, और विरासती जो सियासत का इन्होंने दाग बैल पूरी दुनिया में ये वाहिद जमाते हैं दोनों जिन्होंने डाली है, क्योंकि डेमोक्रेसीज में ऐसी मिसालें आपको नहीं मिलती हैं। सो इनसे बंदा पूछे 100 डेज़ में आप कोई डायरेक्शन दे सकते हैं, आप पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट कर सकते हैं, और कितना एक्सटेंसिव, इन डिटेल, इन डेप्थ रिसर्च हुई, कितनी पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करने के लिए सारी स्टडी कलेक्ट हुई, उसका मुजाहिरा आपने कल 100 डेज़ की सेरेमनी से देख लिया होगा कि कोई ऐसे हवाई इंफॉर्मेशन पे आप इतनी देर किसी प्राइम मिनिस्टर को बात करता नहीं देख सकते। एक ग्रास रूट लेवल तक की जो इश्यूज़ हैं वो उस प्राइम मिनिस्टर, जो हमारे अनोखे भी हैं और अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह लाडले भी हैं, उनको मालूम थे। इसलिए आम इंसान जो एक रेडी बान है, जो एक घरों में बैठी खवातीन है, जो उस तबके से ताल्लुक़ रखती हैं जिसके बारे में कोई नहीं सोचता, सिर्फ उनको इस्तेमाल करते हैं, उनकी फ़िक्र भी प्राइम मिनिस्टर को है। तो ये 100 डेज़ में आपको नज़र आना शुरू हो गया है कि हुकूमत किस तरफ जा रही है और किस ध्यान में है और क्या हमारी फ्यूचर स्ट्रैटेजी होगी। जहाँ तक 50 लाख घरों की बात है, उसके ऊपर जो प्लानिंग जितनी चाहिए थी, अभी फाइनेंसिंग के हैं, वो सारा एक फॉर्मुलेशन है कि 1 विंडोज़ को बनाना है और किस तरीके से ट्रांसपेरेंसी लेकर आनी है। वो सारे काम काफ़ी हद तक कवर हो चुके हुए हैं, और वो हमारे जो अकम्पलिश्ड 18 जो हमने गोल्स सेट किए हुए थे, 36 आउट ऑफ विच 34 हम कहते हैं कि हमने अभी किए हैं, उनमें से वो 18 में से वो वन ऑफ जो टारगेट्स आपने अपने सामने रखे हुए हैं, आप समझती हैं कि अगले कुछ अरसे में आप उसको अचीव कर लेंगी? ये अहम सवाल है और जनरल सवाल है, बिल्कुल आखिरी सवाल। देखिए, मैं ये कहती हूँ कि टारगेट्स सेट हमेशा ज़्यादा के करने चाहिए और मेहनत पूरी करनी चाहिए। जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमारे इख्तियार में नीयत भी है और कोशिश भी है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि जो हमने टारगेट सेट किए हैं वो हम अचीव करके अगले टारगेट सेट कर लें। क्योंकि इस मुल्क में जितना नुकसान हुआ और जितनी यहाँ कमियाँ हैं, यहाँ पे आप 5 साल, 10 साल, 15 साल, 100 डेज़ नहीं, आप 24 घंटे भी काम करेंगे तब भी इस मुल्क को हमें लाने में, फ्रंट लाइन पे खड़ा करने में थोड़ा टाइम लगेगा। बट मैं इतनी खुश हूँ और होपफुल हूँ, और कल आई वॉज देयर जिस वक्त ये सारी प्रेजेंटेशंस चल रही थी, आई वॉज लिटरली ओवरवेल्म्ड कि अगर हम सब ने अपनी अपनी जगह काम किया तो आप देखेंगे जो हमारा जो लीडर थे, जो हमें लीड कर रहे थे सारी टीम को, कैबिनेट को, फिर आगे पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज और गवर्नमेंट के जितने ऑफिसेज हैं, अगर वो खुद 16 घंटे 18 घंटे काम ना कर रहे होते तो हमें भी शायद परवाह ना होती। हर कैबिनेट मीटिंग में मैं आपको बता दूं कि वीकली जो है वो मिनिस्टर्स की और उनकी मिनिस्ट्रीज़ की परफॉर्मेंस जारी होती थी, और सामने बिठा के प्राइम मिनिस्टर को प्रेजेंटेशन दी जाती थी, उसमें रेड और ग्रीन ब्लॉक्स आते थे कि कितना काम हुआ है। अगर प्राइम मिनिस्टर ये चैलेंज ना लेते, जो कि उन्हें मालूम था कि बहुत मुश्किल चैलेंज है, तो मेरे ख्याल में हम 6 महीने तो हम समझने में ही लगा देते। अब क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा था और प्राइम मिनिस्टर क्योंकि एक स्पोर्ट्समैन रहे हैं, उनको पता है कि आप अब चैलेंज करते हैं तभी आप परफॉर्म भी करते हैं,
सो उसी स्ट्रैटेजी को उन्होंने जेन में रखते हुए खुद को भी और अपनी पूरी टीम को इतना ज़बरदस्त चैलेंज दिया और हमने कोशिश की और आपने देखा कि बहुत हद तक तकरीबन 70% मैं कहती हूँ कि टारगेट्स जो थे वो अचीव हुए और बाकियों पे फ्रेमवर्क उनके से रिलेटेड जो स्टडी वर्क है वो काफ़ी हद तक फॉर्मुलेट हो गया पाइपलाइन में और इंशाल्लाह बहुत जल्द उसका भी रिजल्ट आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया कमल शोजब साहब, आप रुकन कौमी असम्बली तहरीक इंसाफ हमसे गुफ्तगू कर रही थी। और ये बात हकीकत है कि इससे पहले जो हुकूमतें रही हैं उन्होंने अपने कोई इस तरह के टारगेट नहीं रखे हुए थे। वज़ीर आज़म इमरान खान एक स्पोर्ट्समैन है, वो अपने सामने टारगेट उन्होंने रखा और उस टारगेट के मुताबिक कमल शोजब का ये कहना था कि हम 100 दिन के अंदर, 100 दिनों के अंदर हम एक विजन बनाने में कामयाब हो गए और अब उस पर अमल दरामद का सिलसिला शुरू होगा। ऑपोजिशन का क्या किरदार है और फिर हुकूमत की जो परफॉर्मेंस है इसको जो इंडिपेंडेंट लोग हैं वो किस तरह से देखते हैं, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तजियाकार जनाब इम्तियाज़ आलम। बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ आलम साहब। सबसे पहले तो आप ये फरमाइएगा कि इन 100 दिनों को आप किस तरह से देखते हैं और फिर इन 100 दिनों में जो ऑपोजिशन का किरदार है उसको आपने कैसे देखा? देखिए, इस इमरान खान ने अपनी इंतखाबी मुहिम में बहुत लोगों की उम्मीदें बढ़ाई, तवक्कुआत का एक बहुत बड़ा उन्होंने बादल क्रिएट कर दिए, उम्मीदें पैदा कर दी। लेकिन जब हुकूमत में आए तो मैं समझता हूँ जो उनके मशीर हैं शहजाद अरबाब, इन लोगों ने ये गलत तासुर दिया कि ये कुछ 100 दिन में इनके पास पहले से एजेंडा है और ये उस पर अमल दरामद करेंगे। बात सामने अब ये आई है कल की तकरीब से और पिछले 3 महीने में या 100 दिन में कि ये हुकूमत ने 30-35 कोई बनाई थी कमेटीज़ या टास्क फोर्सेस। उन्होंने तफ्तीश की, तहकीक की, टाइम लगता है पॉलिसी बनाने में और इन्होंने टाइम लिया। लिहाजा जब आप देखेंगे जारी हुआ उसमें कहा कि हम मसरूफ़ रहे। किस बात में मसरूफ़ रहे तो आप अंदर के सफ़े में जाके इश्तिहार देखेंगे तो वहाँ कुछ नहीं है। उसमें मसरूफ़ रहे ये अपनी टास्क फोर्सेस की काम पे। अभी तक इन्होंने जो बड़े मोटे वादे किए थे उसके बारे में भी शुरुआत भी नहीं हुई है। हमें कुछ 100 दिन के पैमाने पे इस हुकूमत को जज नहीं करना। ये हुकूमत 5 साल के लिए आई है। मैं समझता हूँ जो कल वहाँ पे तकारीर हुई हैं वज़रा की और ख़ुद प्राइम मिनिस्टर की, उसमें उन्होंने ये इंदिया दिया है कि वो काफ़ी ज़्यादा समाजी महकमों पे या शोबों पे या गरीबी को हटाने के लिए वो मरकूज़ करेंगे अपनी तवज्जो। और ये छोटे कारोबारों पे और किसानों के लिए मैं समझता हूँ कि ये उनकी जो तमन्ना है या आरजू है वो अच्छी है। अब इसमें मंसूबे क्या बनेंगे, जब वो मंसूबे सामने आएंगे तो तभी बात हो सकती है। लेकिन आज ही जब हमने देखा, जो तशवीशनाक बात है कि डॉलर कोई 12 से 5 रुपए के दरमियान ऊपर गया और नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। अच्छा इम्तियाज़ साहब, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि हमें ये बात भी तो माननी पड़ेगी कि इससे पहले जो हुकूमतें रही हैं और वो जब शुरू में हुकूमतें आती थीं तो वो इस तरह का टारगेट अपने सामने बहरहाल 100 दिनों का तो नहीं रखती थी। इमरान खान साहब जो हैं ये दुरुस्त नहीं है। ये दुरुस्त नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है। कोई ऐसे टारगेट्स नहीं रखेंगे सामने। ठीक, इमरान खान की तरफ से कहाँ टारगेट्स आए सिवाय इस बात के कि 50 लाख घर होंगे, 1 करोड़ नौकरियां होंगी और 10 अरब, ये चीज आई उनकी तरफ से। लेकिन आप नहीं समझते कि डायरेक्शन सेट कर दी गई? भुट्टो साहब की अभी भी डायरेक्शन तय होनी है। ठीक, कल की जो बातें नजर आई हैं उससे भी नजर आ रहा है कि अभी भी ये जो मनसूब अभी तक टाइम फ्रेम नहीं आया, अभी तक उनका एक्शन प्लान सामने नहीं आया, अभी तक वो सारे वर्किंग पेपर सामने आए, अभी तक डायरेक्शन सामने नहीं आई, अभी तक कुछ क्लियर नहीं है। अभी तो ये भी क्लियर नहीं है कि आप IMF पर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। आपके पास अभी भी ये भी क्लियर नहीं कि आपकी मालियाती पॉलिसी क्या होगी, आपकी जो बजट खसारे के बारे में आप क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि जो अभी कदम उठाया गया था तो ये फ़र्क ज़्यादा पड़ा नहीं है। तो ये कहना दुरुस्त नहीं है कि पहले हुकूमतों ने नहीं किया। मैं समझता हूँ कि जो भुट्टो साहब की हुकूमत थी उस हुकूमत में हमने देखा कि किस तरह पहले 3 महीनों में सिविल सर्विस की उन्होंने बिल्कुल एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया, जर्नैलों को फारिग किया, ज़री इस्लाहात का ऐलान किया, उन्होंने सनती पॉलिसी का ऐलान किया, लेबर पॉलिसी का ऐलान किया, सनतों को कौमी आया, उन्होंने बहुत बड़े इकदाम और किए। तो मैं समझता हूँ कि ये जो गालिबन इस हुकूमत की तैयारी नहीं थी, ये अपनी इलेक्शन मुहिम में ज़्यादा मसरूफ़ थे,
तो मैं समझता हूँ कि इन्हें फायदा दिया जा सकता है शख्स अच्छा, का। इम्तियाज साहब, और ये वैसे भी ऑपोजिशन के किरदार को आप किस तरह से देखते हैं? मुस्लिम लीग नून भी अपनी जगह पे मौजूद है, पीपल्स पार्टी भी अपनी जगह पे मौजूद है, और आज दोनों ने, जाहिर है 100 दिन का टारगेट था तो 100 दिन पे उन्होंने अपनी कामयाबियों का जिक्र किया, लेकिन आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी, शाहिद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल साहब ने भी उन पर भरपूर तनकीद की। वो अपनी जगह पे मौजूद हैं, उन्होंने भी कोई ऐसी मजबूत ऑपोजिशन नहीं की। आज हमें नजर आ रहा है कि जरा मजबूत ऑपोजिशन की है उन्होंने। देखिए, जब हुकूमत के जो 100 दिन की रिपोर्ट कार्ड सामने आ गया तो उन्होंने इस पर रिस्पॉन्स देना था अपोजिशन ने। अपोजिशन इससे तितर बितर हुई है, अपोजिशन इसमें मुश्किल में है। अपोजिशन की बड़ी क़यादत मुकदमात का सामना कर रही है और अभी तक अपोजिशन में वो हमें बाहमी हम आहंगी नज़र नहीं आती जो आम तौर पे नज़र आती है, माजी में नज़र आती रही है। अभी टाइम लगेगा। मैं समझता हूँ कि ऐसी जल्दी क्या है, मीडिया बहुत जल्दी नताइज पे पहुँचना चाहता है। इमरान खान 5 साल के लिए मुंतखब हुए हैं और मैं समझता हूँ उन्हें 1000 दिन भी देने चाहिए और देखना चाहिए। अभी जब उनकी पॉलिसी सामने आएंगी तो फिर हम कह सकेंगे कि भैया ये पॉलिसी में क्या सुकम है, आप एक पोजीशन ले सकते हैं। अभी तो मुझे पता नहीं है, मिसाल के तौर पे, कि ये जो समाजी शोबे में तब्दील लाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा एक इनकलाब बर्पा करना चाहते हैं, वो क्या है और उसके लिए क्या बजट एलोकेशन करेंगे, ज़राए कैसे देंगे और उसे किस तरह उन टारगेट्स को हासिल करेंगे। जैसे 50 लाख घर है, हमें एक बात नज़र आई है कि 5 अरब रुपए से एक NGO को दिए जा रहे हैं जो घरों की तामीर का काम शुरू करवाएगी। अब वो 5 अरब से तो 50 लाख का टारगेट पूरा नहीं होगा। अगर वो सीड बनी है तो जाहिर है कि उसकी प्लान होना चाहिए कि कहाँ से पैसे वो आएंगे। इसी तरह ये 1 करोड़ नौकरियों का है, ये 10 अरब दरख्तों का है। यकीनन शजरकारी की मुहिम का आगाज़ किया गया है, लेकिन जिस तरह जो रफ्तार हमें नज़र आती है उसके पेश नज़र तो मुझे अगले 50 साल में भी 10 अरब दरख्त क्या 1 अरब दरख्त भी लगते नज़र नहीं आ रहे। तो ये चीज़ें सामने हमारे आ रही हैं। ऊपर से ये हुआ है कि बहुत सारा आप देखिए कि खसारा बढ़ गया है, महंगाई बढ़ गई है, तेल की और गैस की कीमतें बढ़ी हैं, काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हैं और महंगाई अपने पिछले 8-10 साल में अपने अरूज पे है। इम्तियाज साहब, सिफारती सतह पे ये जो करतारपुर राहदारी खोलने का फैसला आया है, इससे कितना फ़ायदा हुआ है हुकूमत को? और फिर आज भी वज़ीर आज़म ने भारतीय सहाफ़ियों के साथ बात की और उन्होंने कहा कि हम तो बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं भारत के साथ। मैं समझता हूँ कि इमरान खान ने जो तकीद की करतारपुर में, वो एक बेहतरीन स्पीच थी। हिंदुस्तान पाकिस्तान के ताल्लुकात को मुस्तकबिल को सामने रखते हुए जो लाए अमल उन्होंने पेश किया। और फिर ये जो करतारपुर की जो राहदारी के खोलने का मामला है, ये बड़े अरसे से लटका हुआ था। बहुत अच्छा कदम है जो उठाया तो जनरल बाजवा ने था, प्रपोज किया था, लेकिन इस पर अब फौज की क़यादत और सियासी क़यादत दोनों एक सफ़े में हमें नज़र आई और इससे बड़ा स्ट्रॉन्ग पैगाम गया है। उन्होंने बड़ा अच्छा कहा कि माजी में मत फंसे रहो, माजी से सीखना चाहिए, माजी में फंस रहना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा अच्छी मिसालें दी, जैसे यूरोपियन यूनियन बनी है, इस तरह जनूबी एशिया की यूनियन क्यों नहीं बन सकती। उन्होंने कहा कि जी कौन सा मसला है जो हम हल नहीं कर सकते और उसके लिए सियासी विल चाहिए, इस्तेकामत चाहिए। और ये बहुत अच्छा पैगाम था दिल्ली में सियासी लीडरशिप को, वहाँ की हुकूमत को। तो मैं समझता हूँ कि ये जो पहलकदमी थी 100वें दिन पे हुकूमत की, ये मैं समझता हूँ शानदार मूव थी और वो इमरान खान इस पे मुबारकबाद के मुस्तहिक है। इसी तरह हमने देखा कि जो CPEC के हवाले से कन्फ्यूजन खुद इनके वज़रा ने काफ़ी क्रिएट किया था, वो इमरान खान के दौरे के बाद वो छट गया है और मैं समझता हूँ कि इससे पाकिस्तान के लिए कुछ माली मुश्किलात में भी कुछ यकीनन कमी आएगी। यानी डिप्लोमेटिकली और सिफारती सतह पे आप समझते हैं कि अगर मैच्योर अप्रोच के साथ और संजीदा अप्रोच के साथ जाया जाए तो इस तरह की कन्फ्यूजन्स नहीं पैदा हो सकती, जैसे कि अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब के इंटरव्यू के बाद पैदा हुई थी। मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत नहीं थी, काफ़ी फंबल किया है इसने। जिस तरह हम देखते हैं कि सऊदी अरब का पहला विजिट कामयाब नहीं हुआ था, जिस तरह हम देखते हैं IMF के साथ ये क्लियर नहीं रहे कि बात करनी है नहीं करनी है, पहली बार कोई अपना मिशन पूरा किए बगैर नाकाम वापस चला गया है। इसी तरह हम देखा कि काफ़ी ज़्यादा CPEC पे काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ, ख़ास तौर पे उनके जो मशीर तजारत हैं इमरान खान साहब की हुकूमत में। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि वो सूरत हाल संभल गई है और अब मामला CPEC के समाजी शोबों तक यकीनन वो फैलने जाएंगे, जिसके लिए हुकूमत को तैयारी करनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि उसकी भी तैयारी नहीं की गई थी, हम एक नई ख्वाहिशों की लिस्ट लेके चले गए थे।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इम्तियाज़ आलम हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, सीनियर सहाफ़ी, और उनका कहना था कि बहुत से ऐसे टारगेट्स हैं जो वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी हुकूमत के लिए अब भी मौजूद हैं। वो उस हवाले से अभी तक कोई क्लियर विजन न दे सके, लेकिन सियासी और सफारती सतह पर उन्हें बहुत कामयाबियाँ भी हासिल हुई हैं, जिसमें करतारपुर जो राहदारी है उसको खोलने के हवाले से जो फ़ैसला था, फिर भारत के साथ जो फ़ैसला किया गया, फ़ैसला तो नहीं लेकिन भारत के साथ जो उन्होंने इजहार किया कि ताल्लुकात को बेहतर बनाना है, ये भी एक अच्छा जेस्चर है, अगरचे कि भारत की जानिब से कोई उसका मस्बत जवाब नहीं आ रहा। एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि इन 100 दिनों में पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत क्या करती रही, वहां पर तनकीद भी होती रही सरदार उस्मान बुज़दार जो कि वज़ीर आला हैं। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पंजाब वो सूबा है जहां पर वज़ीर आज़म इमरान खान और तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा वज़ीर आज़म साहब का फोकस है। अगरचे कि वहाँ की वज़ारत आला के हवाले से कई सवालात उठाते रहे, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान इस बात पर बदस्तूर कायम हैं कि सरदार उस्मान बुज़दार ही वहाँ पर वज़ीर आला रहेंगे और वो हर सूरत में डिलीवर करेंगे। पंजाब के अंदर इन 100 दिनों में क्या तब्दीली आई और क्या डायरेक्शन दुरुस्त हुई, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर आला के मुशीर जनाब मोहम्मद अकरम चौधरी। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने हमें इस गुफ्तगू में ज्वाइन किया। चौधरी साहब, ये जब हुकूमत बनी थी तो उस वक्त भी मैंने आपसे ये सवाल किया था, तो आपने फरमाया था कि 100 दिनों में काम तो नहीं हो सकते, लेकिन हुकूमत की एक डायरेक्शन जो है वो मुख्तस हो जाएगी। तो आप बताइएगा कि क्या डायरेक्शन मुख्तस हुई है और पंजाब में क्या कुछ हुआ है। बहुत शुक्रिया जावेद भाई। देखें, मैं जो हमारा नियर पास्ट है, यानी अगर हम गुज़श्ता 2 कौमी या सूबाई हुकूमतें जो 2008 से 2018 तक रहीं, वो आज अदालतों के अंदर मौजूद हैं। उनकी 90% क़यादत, उनके वज़रा, उनके ज़िम्मेदारान अदालतों में मौजूद हैं। और आज इन 100 दिनों में पंजाब हुकूमत का पहला क्रेडिट ये है कि हमने जिस अवेयरनेस के लिए कौम को जगाया वो करप्शन थी। आज आप पंजाब हुकूमत के किसी वज़ीर के ख़िलाफ़ 1 रुपये की करप्शन का चार्ज फ़िक्स नहीं कर सकते हैं। कोई किसी के बारे में गुफ्तगू नहीं कर सकता है। हर वज़ीर ने अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास किया है और उसने कोशिश की है कि कौम का एक एक पैसा अमानत समझकर खर्च किया जाए। ये एक ऐसी तब्दीली है जो मैं समझता हूँ इसके समरात कौम को आने वाले दिनों में बहुत शिद्दत के साथ महसूस हो गए कि हमने 38 साल तक एक ऐसे माफिया को बर्दाश्त किया जिसकी वजह से मुल्क की ये हालत हो गई है कि जिस मुल्क में गरीब का जीना दूभर हो गया है। मैं समझता हूँ कि ये तब्दीली का वो इंडिकेटर है जो सिर्फ 100 दिन में हमने आपके सामने ला के दिखाया है। बाकी उसके बाद आप आ जाए चीफ मिनिस्टर की तरफ। चीफ मिनिस्टर पंजाब के हवाले से तमाम गुफ्तगू जितनी मीडिया करता रहा 17 अगस्त से, जिस दिन से उनकी नॉमिनेशन हुई, आज तक आज खुद उसका जवाब मिलता जा रहा है। जो मीडिया ने या लोगों ने उन पर इल्ज़ामात आयद किए, उनके हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद उसका जवाब वक्त देता जा रहा है। मैं समझता हूँ ये भी इसी 100 दिन का समर है कि कौम आज एक ऐसे सूबे में जहाँ का चीफ मिनिस्टर जाते हुए इस मुल्क को 2000 अरब रुपए का मकरूज़ 100 अरब रुपए के चेक जारी कर गया, जो डिफ़ॉल्ट कर गए, जो बाउंस हो गए। 41 अरब रुपया मुकामी बैंकों से कर्जा लेके कुछ चेक पे कर दिए गए, लेकिन झूठ बोलने की सियासत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूदा चीफ मिनिस्टर ने अपने सूबे की हद तक बिल्कुल जीरो कर दी है। चौधरी साहब, लेकिन अब वो डिलीवर करेंगे चीफ मिनिस्टर साहब, क्योंकि बार बार वजीर आजम साहब पंजाब भी आते हैं, लाहौर आते हैं, उनका जाहिर है पूरा पाकिस्तान हम सबका है, लेकिन सवाल यहाँ पर यही उठता है कि बार बार उनको आना पड़ता है। अब कल भी वजीर आजम साहब आ रहे हैं लाहौर, डिलीवर करना है, अब डिलीवर करना है। वजीर आजम जावेद साहब वजीर आजम पाकिस्तान के वजीर आजम हैं जी, बिल्कुल, पंजाब से ताल्लुक रखते हैं, तो क्या इस सूबे से उनका कोई ताल्लुक नहीं है? क्या इस सूबे की गवर्नेंस को मॉनिटर करना, इस सूबे की कैबिनेट से इंटरेक्ट करना,
इस सूबे के चीफ मिनिस्टर के साथ मिलके अपनी टीम को गाइडलाइन देना, उससे फ्यूचर के बारे में डिस्कस करना और पास्ट के हवाले से अपडेट लेना जुर्म है। हमने इसको जुर्म बना दिया है। हम अपने प्राइम मिनिस्टर से मिल नहीं सकते, हमने इस इंटरेक्शन को भी ताना बना दिया है। क्या ये जिम्मेदारी है इस अपोजिशन की? असल में ये तब्दीली उनको हजम नहीं हो रही। उन्होंने तो 5 साल अपने चीफ मिनिस्टर से शेक हैंड नहीं किया, उन्होंने तो 5 साल मियां नवाज शरीफ की शक्ल नहीं देखी, तो उनके लिए ये सब अजंबे की बातें हैं। मेरे लिए ये तब्दीली है। पाकिस्तान का अवामी वजीर आजम अपने सूबे के अवाम के नुमाइंदों के साथ आज खुद मौजूद होता है, उसे मिलने के लिए कोई दरखास्त नहीं करनी पड़ती, वो अपने लोगों से मिलने, उनकी गाइडलाइन फ्राहम करने के लिए आज खुद तशरीफ लाते हैं, उनसे मिलते हैं, अपने मसाइल बताते हैं, कौम के मसाइल को हल करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये पॉजिटिव है, इसको मुस्बत पेश करें, इसे मनफी ना समझे। ठीक है, हम तो तब्दीली है, ये अवामी हुकूमत है। हम तो यही कहते हैं कि वो डिलीवर करें, वो काम करें, डिलीवर करें, इंटरैक्ट करें, मीडिया से भी इंटरैक्ट करें। मीडिया से भी वो बहुत दूर हैं, मीडिया से भी इंटरैक्ट नहीं करते, उनको करना चाहिए, अपना काम भी करें, मीडिया से भी इंटरैक्ट करें। जाहिर है वो चीफ मिनिस्टर हैं चौधरी साहब, तो हम तो कहते हैं कि सारे सबको एतमाद में लेके चले। जावेद भाई 84 चैनल हैं, 84 घंटे रोज चाहिए, जो हमारे पास भी नहीं है, दुनिया के किसी शख्स के पास भी नहीं है। हम गाहे बगाहे अपनी तमाम तरजीहात को मीडिया से बयान करते हैं। चीफ मिनिस्टर मौका की नज़ाकत के हवाले से मीडिया डेफिनेटली देखते हैं, लेकिन सच्ची बात यह है कि 38 साल में इस मुल्क और सूबे का बेड़ा गर्क हो गया है। इस कौम के साथ इतना झूठ बोला गया है। मैं अगर आपको सिर्फ आखिरी साल की एक मिसाल दे देता हूँ, आपके लिए काफ़ी होगी और मेरे समझने वालों के लिए भी। 2017-18 में जाने वाली हुकूमत ने 635 बिलियन डेवलपमेंट का प्रोग्राम दिया, कौम के पैसे मुख्तस किए उसके लिए। उसके बाद 425 बिलियन खर्च कर सकी और 425 में से 87 अरब रुपए के चेक दे गई जो बाउंस थे, 41 अरब रुपया बैंकों से लेके अदा कर गई। यानी इसका मतलब यह है कि उनके पास था 300 अरब रुपया भी नहीं, लेकिन उन्होंने कौम को 635 अरब रुपए के ट्रक के पीछे लगाया कि हम ये काम कर रहे हैं। उन्होंने कौम को नहीं बताया कि हमने ऑरेंज ट्रेन पर कहाँ से पैसे लिए, कहाँ लगा दिए, हमने जनूबी पंजाब के पैसे कहाँ से उठाए, कहाँ लगा दिए, हमने एजुकेशन के पैसे क्यों कम करके पैसे डेवलपमेंट में लगा दिए, हमने हेल्थ लोगों की जिंदगियों के साथ क्यों खेले, हमने उसके पैसे क्यों लगा दिए इस जाली नमूदो नमाइश में। जावेद भाई, हमें अपनी सिम्मत के तयन के लिए मसाइल का सामना है, हमें अपनी कौम की रहनुमाई करनी है। हम कोई नमूदो नमाइश या इफ्तिताह के वज़ीर आला या वज़ीर आज़म के पीछे नहीं चल रहे हैं, हम हकीकी काम करने वाली लीडरशिप के पीछे हैं। और मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि आप हमारी गलतियों की निशानदही कीजिए, हमारी करप्शन की निशानदही कीजिए, हमारी बदअमालियों की निशानदही कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये वक्त दीजिए कि हम इस कौम के 70 साल और उसके बाद 38 साल के बिगड़े हुए निज़ाम को पटड़ी पे डाल सके। ठीक है, इसमें अकरम चौधरी साहब अब जो अहम मामला गाड़ी का जब कांटा तब्दील होता है तो गाड़ी शेक होती है, तो अब ये वो शेकिंग टाइम चल रहा है जावेद भाई। ठीक है, अब ये बताइए अकरम चौधरी साहब कि जनूबी पंजाब एक बहुत बड़ा दावा था आपकी हुकूमत का, उसके लिए क्या डायरेक्शन सेट हो पाई है इन 100 दिनों के अंदर? हमें तो कहीं नजर नहीं आ रहा सूबे के हवाले से वहां पे कोई बात हो रही है। जावेद भाई, एक तो वो हमारा दावा नहीं था, हमारा वादा और इरादा है। ठीक, हम उस पर कायम हैं, हम उसको इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मंतकी नतीजे तक लेके जाएंगे। लेकिन उसका एक छोटा सा जवाब है, जिस मुल्क की अपोजिशन ने इन 100 दिनों में कौमी और सूबाई असम्बलियों में अपोजिशन के जिस जिम्मेदारियां थी उनको पूरा नहीं किया। उन्होंने असम्बलियां नहीं चलने दी, असम्बलियों की सीढ़ियों पे खड़े होके नारेबाजी एहतजाज किया और असम्बली के अंदर लोगों के गिरेबानों तक पहुंच गई। आपके समझने के लिए और मेरे अवाम जो 12 करोड़ पंजाब के रहने वाले हैं उनके लिए ये इंडिकेशन है कि उन्हें खौफ है
कि ये असेंबलियों में अगर काम हुए, यहाँ पे सूबे के लिए आगे काम बढ़ा, तो उनका मुस्तकबिल बर्बाद हो जाएगा, जो कि अब हो जाएगा। उस करप्शन के बोझ तले वो दब चुके हैं, जहाँ से उनके लिए निकलना मुमकिन नहीं है। अब तो वो अपने चेहरे नोच रहे हैं मेरे भाई, और उसकी तकलीफ आप उसे उसी तरह बयान करें, उनकी कारकर्दगी को भी बयान करें, मुल्क की आज होने वाली हैसियत को भी बयान करें। क्या इस डॉलर की जो आज 142 रुपए है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिम्मेदार है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिम्मेदार है जो इन्होंने $7 बिलियन आज देना है? ये वो बदअमाल हुक्मरान थे जिनसे छुटकारा इस कौम ने अपने हिम्मत और हौसले से हासिल किया है। हमने अब वो अदा कर रहे हैं। क्या हम अपने मुल्क को लूट खसूट के अदा कर दें, या हम उसकी कोई सिम्मत का तयन करके अदायगी की तरफ बढ़े? तो इन शॉक्स को, जो आफ्टर शॉक्स है मेरे नज़दीक, क्योंकि उनके जाने के बाद एक जल्जला आया है और उस जल्जले में अब आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी है। ये आहिस्ता आहिस्ता ये आफ्टर शॉक्स ख़त्म हो जाएंगे, कौम भी स्मूथ हो जाएगी और इंशाल्लाह इनके मसाइल भी स्मूथ हो जाएंगे, ये कौम भी तरक्की करेगी और ये मुल्क दुनिया का बेहतरीन मुल्क करार पाएगा इंशाल्लाह अज़ीज़। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत मोहम्मद अकरम चौधरी साहब वज़ीर आला पंजाब के सियासी मुशीर हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और उनका कहना था कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत की न सिर्फ मरकज़ में बल्कि पंजाब के अंदर भी उनकी जो सिमत है उसका तयन हो चुका है इन 100 दिनों के अंदर, और सरदार उस्मान बुज़दार जो कि वज़ीर आला पंजाब हैं, उन्हीं की क़यादत में ये पंजाब भी तरक्की करेगा और मुल्क भी तरक्की करेगा। एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है और ब्रेक के बाद हम जिक्र करेंगे आज डॉलर ने काफ़ी ऊंची उड़ान उड़ी है, 142 तक डॉलर गया है। क्या वजूहात हैं और क्या इससे नुकसानात हो सकते हैं, मईशत के लिए बड़ा खतरा है। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं कि ऐसे वक्त में जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपने 100 दिनों के हवाले से अपनी परफॉर्मेंस का जिक्र कर रही है और हुकूमत काफ़ी अपनी परफॉर्मेंस से मुतमईन नज़र आती है, आज डॉलर ने एक ऊंची उड़ान उड़ी। ऐसी उड़ान के डॉलर 142 रुपये तक जा पहुंचा। मुख्तलिफ वजूहात इसकी बयान की जा रही हैं। कोई कह रहा है कि करंट अकाउंट खसारे की वजह से है, कोई कह रहा है कि शायद IMF के लिए इशारे हैं। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं टेलीफोन लाइन पर माहिर माशियात जनाब डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, ये आज आपने जो कुछ देखा, जो डॉलर ने किया, ये अनप्रेसिडेंटेड आपको लगा, को गैर रवायती था, ये सब कुछ इतना ऊपर गया? क्या वजूहात हैं आपके ख्याल में? देखिए, ये बड़ा जो है खौफ हमें आता है कि हम क्या कर रहे हैं अपने साथ। जब पाकिस्तान बना था तो $1 $3.30 का था, अब वो 142 144 की बात हो रही है और आगे भी होगा। ये सोचना पड़ेगा वजूहात क्या है। लेकिन इस वक्त जो कुछ हुआ है उसकी सिर्फ 2 वजूहात हैं। एक वजूहात तो ये है कि IMF ने हमारे साथ शर्त आयद की है कि आप रुपए की कदर में कमी करें, और वो उन्होंने छुपाई नहीं थी, उनके बयानात में वाज़ेह था। और वो ये शर्त इसलिए रख रहे हैं कि उन्होंने ये कहा कि भाई आपके जो इंडिकेटर्स हैं वो खराब हैं। वो करंट अकाउंट डेफिसिट तो है ही, एक असल चीज जो खराबी है वो है हमारा तिजारती खसारा, ट्रेड डेफिसिट, जिसकी वजह से ये सारी खराबियां पैदा होती हैं। और इसकी वजह से उनका ये कहना था कि आप इन शराइत पर आप पेशगी अमल करें, क्योंकि वो हुकूमत पर ट्रस्ट नहीं करते। तो वो ये कहते हैं कि जनवरी में मुज़ाकरात से पहले आप इसको गिरा दें। दूसरी बड़ी बात ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जो वायदे किए थे, जो मंशूर किया था, और जो पहले 100 दिन के वायदे किए थे 10 नुकाती, उनसे बड़े पैमाने पर इनहराफ किया, जिसकी वजह से मईशत में खराबियां आई। अगर मैं सिर्फ 3 मिसालें आपको दे दूं कि जो हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है 4 महीने में 46% गिर गया, तकरीबन आधा रह गया। उसके अलावा स्टेट बैंक के जो रिजर्व थे पहले 3 महीने में, उसमें $3 अरब की जबरदस्त कमी हुई। और चौथी चीज ये कि इस रुपए की कदर गिरना और स्टेट बैंक ने कुछ एक्शंस लिए, उसके बावजूद हमारा तिजारती खसारा 4 माह में 10 अरब से ज्यादा रहा और करंट अकाउंट डेफिसिट 5 अरब से ज्यादा रहा। तो ये सारी चीजें इस बात को इंडिकेट करती थी कि रुपए की कदर जो है वो होनी है, और IMF का दबाव था, इसलिए हुकूमत कुछ डिले भी नहीं कर सकती। गोया आपका मतलब कहने का यह है कि IMF को ये हमने एक किस्म का पैगाम दिया है, इसी वजह से ये इतना फ्री फॉल हुआ है? नहीं, हमने कंप्लायंस रिपोर्ट किया है। हमने उनको ये कहा है कि जब आप जनवरी में तशरीफ लाएंगे, उससे पहले ये और जो दूसरे वायदे हमने किए हैं, हम वो वायदे पूरे कर देंगे, ताकि जब आप जनवरी में तशरीफ लाएं तो माहिदे में कोई मुश्किलात ना हो।
और हमें ये कहने का मौका मिले कि जी हमने IMF के कहने से नहीं किया, क्योंकि वो तो पहले कर चुके थे, IMF वाले तो बाद में आए। तो ये एक हिकमत अमली है जिसकी वजह से ये खराबी आई है। मैन्युफैक्चरिंग भी उस तरह से डॉक्टर साहब परफॉर्म नहीं कर रही, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है इसकी कि पैसा नहीं है। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, ये मेरे हिसाब से दो बहुत बड़ी खराबियां हैं, बुनियादी खराबियां। एक तो है हमारा तिजारती खसारा और दूसरा है हमारा बजट खसारा। लेकिन जो तिजारती खसारा जो है यानी बरामदात और इम्पोर्ट्स का फर्क, और दूसरा बजट खसारा इनकम और आमदनी का। लेकिन असल बुनियादी वजह बजट खसारा है, जिसकी वजह से ही ट्रेड डेफिसिट होता है। अब मैं अगर आपको ये कहूँ कि 1988 से 2013 तक 2018 तक जो 30 बरस गुजरे हैं, इसमें IMF हमेशा ये शर्त लगाता रहा कि आप टैक्सों के शोबे में इस्लाहात करें। वो हमने वायदा किया मगर नहीं किए 30 बरसों तक। उसका नतीजा ये हुआ कि रुपए की कदर भी गिरी, और पिछले 30 बरसों में हमारा जो ग्रोथ रेट है मईशत का मुख्तलिफ हुकूमतों के दौर में औसत, वो बांग्लादेश, भारत और श्रीलंका से भी कम रहा। अगर आप बहुत ज्यादा पीछे न जाएं, 1993 से देखें तो 5 हुकूमतें आई हैं, ये छठी हुकूमत है 1993 से। इन सब ने आने के बाद ये कहा मईशत तबाह हो गई है, IMF से हम कर्जा ले रहे हैं, आवाम कुर्बानियां दें और उसके बाद एक सुरैना मुस्तकबिल। लेकिन इस्लाहात नहीं की, और जैसे उनकी हुकूमत रुखसत हुई फिर IMF के पास गए। अब छठी मरतबा बिल्कुल यही हो रहा है। मगर मैं आपको बताऊं कि जो मैं वायदा खिलाफी का ये इल्जाम लगा रहा हूँ, उसको मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ इनके मंशूर में क्या लिखा था। ये जो 10 नुकाती एजेंडा था, और मेरे हिसाब से टैक्सेशन सबसे बड़ी मसला है। अगर ये हल हो जाए तो वो मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। ठीक है, टैक्स नहीं लगा डॉक्टर साहब, वक्त की कमी है। आप फरमा रहे हैं कि जो टैक्स के हवाले से जो वादे करते रहे हुकूमत पाकिस्तान, पहले भी नहीं पूरे होते रहे और अब भी पूरे नहीं हुए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब आपका। ये था हमारा आज का प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन से। जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।